आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए। तो दोस्तों, अपन पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उसमें हमने संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इनके बारे में पढ़ा था। तो संयोजन जिसमें एकल अभिकारक होता है और संयोजन में एक से अधिक अभिकारक होते हैं तथा उत्पाद एक बनता है। वियोजन में एकल अभिकारक होता है जो कि उत्पाद के रूप में कई सारे बनते हैं। और हमने पढ़ा था विस्थापन और द्विविस्थापन, लगभग दोनों एक जैसी थी। विस्थापन में एक प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो अपना स्थान बदलता है, जबकि द्विविस्थापन में दोनों ही प्रक्रियात्मक समूह हैं अपने अपने स्थान को बदलते हैं। अब इनके बाद में एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं हम, जिसमें हम पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान से देखना कि उपचयन जो है इसका कई बार आपको जो नाम है हिंदी के पेपर में भी उसका नाम ऑक्सीकरण लिखा होता है। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीकरण आए तो भी ऑक्सीकरण में भी आप यही समझोगे कि ऑक्सीकरण है मतलब वो उपचयन है। तो उपचयन का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो इसकी कई तरीके से परिभाषाएं दी जाती है, लेकिन मैं आपको ये बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यानी उपचयन है या अपचयन। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो हम ऑक्सीजन के आधार पर पहले इसको एक सारणी बना लेते हैं सिंपल सी, और एक तरफ उसमें लिख देते हैं उपचयन और दूसरी तरफ लिख देते हैं अपचयन। पहला जो हमारा तरीका होगा पहचानने का कि भाई ये जो एक रासायनिक अभिक्रिया दी होगी और उसमें ये पूछा जाएगा कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या फिर अपचयन। तो आप देखिए दोस्तों, एक तो पहला नंबर हम डालेंगे इसमें कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एक ऋण विद्युत तत्व है। कैसा तत्व है? ऋण विद्युती तत्व। तो ध्यान रखना, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। तो इसमें दो फर्क पता चल जाएंगे, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर कोई ऋण विद्युती तत्व जुड़ जाए, या क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। या क्या हो जाए? बढ़ोतरी। मतलब ऑक्सीजन में मान लो पहले क्या हो, पहले ऑक्सीजन की संख्या हो मान लो 2 और फिर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अधिक हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, तो हम मानेंगे कि वो ऑक्सीकरण हुआ है। जबकि हम अपचयन की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन यानी O घटती है कि संख्या घटती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है? कम होती है, या फिर ऑक्सीजन है उतनी की उतनी निकल जाती है, अलग हो जाती है। या फिर हम कहेंगे या फिर ऋण विद्युती या ऋण विद्युत तत्व का कम होना। बहुत सिंपल शब्दों में आपको, वैसे आपने ये दो तरीके से समझ लिया होगा। ये ऑक्सीजन है वो ऋण विद्युत तत्व है। कैसे पता चले कि ये ऋण विद्युत तत्व है या धन विद्युत तत्व है? देखिए दोस्तों, एक बार थोड़ा सा स्तर देख लीजिए। ये क्या चीज है आपको मालूम है? बिल्कुल सिंपल से H2O क्या होता है? H2O होता है पानी का फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं जबकि ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? केवल 1। अब इसमें कौन सा धन विद्युत तत्व है और कौन सा ऋण विद्युत तत्व है? तो आप इसमें देखोगे, अगर ऐसा दे रखा होता है कि दो तत्वों के कोई यौगिक दे रखा होता है, तो उसमें जो पहला जो तत्व होता है वो धन विद्युत तत्व होता है। जोड़ा है, अपन बोलते हैं ना कि जोड़ा, ये युगल है, इनका जोड़ा है। और ये जो पहला जो तत्व लिखा जाता है वो हमेशा धन विद्युती तत्व लिखा जाता है, और बाद में कौन सा लिखा जाता है? ऋण विद्युती। ध्यान से देखना, ये पहला। दूसरा कौन सा है? यह है ऋण विद्युती। ऋण विद्युती। देखिए दोस्तों, इससे सरल क्या हो सकता है कि आपको दो अंतर जो किताबों में दो अंतर के रूप में लिखा जाता है, तो मैंने वो एक में ही करवा दिया है, वो आप भूलोगे नहीं और सारा का सारा इससे क्लियर हो जाएगा। ये धन विद्युती है, धन विद्युती तत्व। ध्यान से देखना दोस्तों कि जो आगे वाला होता है वो धन विद्युती है, पीछे वाला कौन सा होगा? ऋण विद्युती। अब आप ये मान लो कि आगे ये जो है धन विद्युती, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ये। तो
उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी या फिर ऋण विद्युतीय तत्व की मात्रा बढ़ेगी। और कौन से ऋण विद्युतीय तत्व हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों और ऋण विद्युतीय तत्व की बात करते हैं तो इसमें एक ऋण विद्युतीय तत्व है, जैसे आपको मालूम है कि ऑक्सीजन तो हो ही गया, ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आपको। और दूसरा कौन सा हो गया, क्लोरीन, है ना, दूसरा कौन सा हो गया, क्लोरीन। और तीसरा कौन सा हो गया, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ये सारे ये ऋण विद्युतीय तत्व हैं, आयोडीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है, सबसे ज्यादा ये फ्लोरीन है, ठीक है ना, ये F फ्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 9, इसका परमाणु क्रमांक है 9। तो 9 नंबर पर जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में जो 118 तत्व दे रखे हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व दे रखे हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था, आवर्त सारणी में 118 तत्व है और उन 118 में सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है, 9 नंबर का फ्लोरीन। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया। अब देखो आप कई बार देखा होगा NaCl लिखा रहता है, NaCl, तो ये Cl पीछे आ रहा है तो आगे वाला कौन सा है, ये धन विद्युतीय होगा और पीछे वाला कौन सा होगा, ऋण विद्युतीय। उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए कुछ आपको यहाँ पे मैंने समीकरण लिख रखी है पहले से, आप उनसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, सल्फर के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है यानी सल्फर को जलाया जाता है, तो क्या चीज बनती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए इसमें पहले क्या थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी और अब क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, मतलब 0 से क्या हो गई है ऑक्सीजन, इसमें हो गई है 2 परमाणु ऑक्सीजन यानी एक अणु ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है तो क्या होगा, अपचयन होगा या उपचयन होगा। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, उपचयन। समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है या समीकरण दे रखी है उसमें क्या देख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो CO2, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे जो लिखे जाते हैं ये परमाणु की संख्या होती है, जो नीचे लिखा जाता है जब कभी आप देखो तो अगर ऐसा लिखा मिले आपको H2O2 ऐसा, तो ये परमाणु की संख्या, किसकी संख्या है, ये परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु। और अगर यहाँ पे 2 लिख दो, अब आपसे पूछे कुल परमाणु कितने हैं, ध्यान से देखना, अब आपसे पूछे कि इसमें कुल परमाणु कितने हैं, तो अगर परमाणु की बात करें तो आप दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितने हो जाएंगे, 4। और आपसे पूछे कि इसमें अणु कितने हैं, तो अणु कितने हैं दोस्तों, 2 अणु कितने हैं, 2, परमाणु कितने हो गए, 4। और सिर्फ ऐसे पूछे तो परमाणु कितने हैं, 2। तो उम्मीद है दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसको एक बार नहीं इरेज करता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिले हुए हैं, लेकिन हम जब इनकी अब हम इसको अलग करते हैं, वियोजन अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, देखिए, और यहाँ पे कार्बन अकेला रह जाता है। और अकेले रहने की स्थिति में क्या होता है कि इसका हो गया ऑक्सीजन की संख्या घटती है, किसकी संख्या घटती है, ऑक्सीजन की, यानी ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है इसकी संख्या क्या हो गई, इसमें कम, दोनों बात होगी ना, ऑक्सीजन की संख्या भी घट गई और हम अगर इसके तरीके से देखें तो ऋण विद्युतीय तत्व की संख्या कम हो गई, यानी क्या हुआ, अपचयन। और इसमें अगर हम बात करें ऑक्सीजन जुड़ गया तो कौन सा हो गया, ऑक्सीजन या उपचयन। और वैसे अगर ऋण विद्युतीय तत्व होता तो भी क्या होता, यही मानते हम कि ये ऑक्सीकरण हुआ है। तो एक ये आपने अंतर मिटा लिख लिया होगा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, आपको पता चल गया कि हमारी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है, ठीक है। और हमने देख लिया सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व सबसे ज्यादा किसकी है, तो 9वें नंबर का कौन सा आ गया, 9 नंबर पर जो फ्लोरीन आता है वो हो गया। अब दूसरा नंबर आता है, वापस वही वैसे ही सारणी बना लेते हैं, मिटा दिया मैंने, उपचयन, देखिए मैंने पहले में बात की थी ऑक्सीजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व उसकी मात्रा कम होती है या ज्यादा होती है उसके आधार पर। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट होगा हाइड्रोजन, H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन के आधार पर, किसके आधार पर, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को अगर हमने ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन हमारे ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो हाइड्रोजन कैसा होता है, धन विद्युतीय तत्व। ये देखिए ये धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन, इसके आधार पर देखते हैं।
अगर कहीं पे हाइड्रोजन आ जाए तो अच्छी बात है, और इसके अलावा कोई दूसरा धन विद्युतीय तत्व आ जाए तो उसकी संख्या के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यह अपचयन हुआ है या उपचयन। हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व की कमी, धन विद्युत तत्व की क्या होती है, कमी। और इसमें क्या बोलेंगे हम, या हाइड्रोजन या विद्युत तत्व की अधिकता। और आपको मालूम है दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि धन विद्युत तत्व कहां लिखा जाता है, जब अगर ऐसा युग्म लिखा जाएगा तो उसमें धन विद्युत तत्व होगा आगे वाला। तो संयोजन अभिक्रिया होती है, तो इसमें ये देख लो कि इसमें ये देखो, ये धन विद्युत तत्व इसमें ये, लेकिन ये तो पहले भी एक था, अभी एक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया है। तो दोस्तों अब हम इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो कौन सा होगा, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। अगर ज्यादा होती है तो अपचयन होगा। देखिए ये है हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्लोरीन का परमाणु है, और अणु कितने हो गए, 2 अणु हो गए। तो अब इनका वियोजन हो गया। ये अभिक्रिया का प्रकार पूछे तो वैसे आपको वियोजन अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन कितने हैं, 2। इनकी संख्या को छोड़ो, हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया ना। अगर ऐसा पूछे कि इसमें हाइड्रोजन क्या, क्लोरीन का क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन से क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। तो निष्कासन हुआ है तो ये कौन सी हुई, ये हो गई आपके उपचयन। अब दूसरी बात करते हैं कि देखो क्लोरीन अकेली है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ में ये जुड़ गया है हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। समझ में आ गया, हाइड्रोजन की अधिकता हो तो होगा अपचयन, हाइड्रोजन की कमी हो तो उपचयन। या फिर हम कहें कि धन विद्युतीय तत्व की कमी। अगर देखो पिछले वाले में हमने बात की थी ऑक्सीकरण में ये बढ़ता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अब की बार ये घटेगा ऑक्सीकरण में। यानी एक दूसरे के दोनों विपरीत ही चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अब एक और इसका एक रूप रह गया कि देखिए ये तो हमने सारे कर ही लिए, यहां तक तो हमने कर ही लिए। अब एक बार ये बताया जाता है कि जैसे ये सोडियम है, धन विद्युत तत्व है, ये क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने में से निकालता है और क्या बना देता है, धनायन। धनायन को हम ऐसे लिखेंगे Na+। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में ये क्लोरीन माइनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोरीन माइनस। तो इस प्रकार जो ये जो ऋण विद्युत तत्व होते हैं इनकी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और ये धन विद्युत तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो इनके देने और लेने के आधार पर भी क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये अपचयन है या उपचयन। कैसा होता है वो देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतिम इसका जो आपको पहचानना रहेगा उसमें यही रहेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। Na+ और ये Cl-। जो इलेक्ट्रॉन दे, अगर ऐसा होता है संख्या, ये धनायन की संख्या बढ़ती है तो आप इसको मानोगे ऑक्सीकरण, अपचयन में, उपचयन में। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसमें आएगा, अपचयन में आएगा। अगर इसमें ये धनायन की संख्या भी बढ़ जाती है, ये पहले ही था, मान लो ये 2 हो जाता है, तो भी किसमें आएगा, अपचयन, उपचयन में आएगा। और अगर इसकी संख्या बढ़ती है तो किसमें आ जाएगा, अपचयन में। चलो दोस्तों ठीक है, इसके बाद में कल हम नेक्स्ट टॉपिक, यानी एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया रहेगी और कुछ आपके ऊष्मा क्षति, ऊष्मा शोषी, ये भी अभिक्रिया रहेगी, ये आपके कल के वीडियो में करवाएंगे। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय